Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about urban heat island effect. This topic is important from our syllabus GS paper 1 human geography perspective. तो करंट कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं. देखिए, दिल्ली की एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट. इसने स्टडी करके बताया कि भारत के जो मेगा सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, ये सारे मेगा सिटीज़ दे आर एक्सपीरियंसिंग वन ऑफ द वर्स्ट हीट स्ट्रेस. मतलब हाल फिलहाल में यहाँ पे गर्मी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है. हीट स्ट्रेस के पीछे दो मुख्य कारण बताए गए. ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई है. देखिए, जब आसपास के एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है तो फिर बॉडी स्वेट कर तो पाता है बट स्वेट इवेपोरेट नहीं होता हमारे स्किन सरफेस से. और वो जो इवेपोरेशन प्रोसेस है स्वेट का, वही हमारे बॉडी को कूल रखता है. बट चूंकि आसपास के एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मॉइस्चर ज़्यादा है, इस कारण से हमारे स्किन सरफेस से स्वेट इवेपोरेट नहीं होता और फिर वो लेटेंट हीट लेकर के, वो जो इवेपोरेशन होता है लेटेंट हीट लेकर के वो एस्केप करता है, वो चीज़ें नहीं हो पाती, इसलिए बॉडी कूल डाउन नहीं कर पाता. इसलिए अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो कम टेम्परेचर में भी ज़्यादा बेचैनी होती है, क्योंकि बॉडी की इंटरनल हीट जो है वो धीरे धीरे ट्रांसमिट नहीं हो पाती थ्रू स्वेटिंग प्रोसेस. अब ह्यूमिडिटी बढ़ रही है अर्बन एरियाज में. क्यों बढ़ रही है ह्यूमिडिटी? क्योंकि कंक्रीटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं. अभी क्या करते हैं कि हम लोग जगह जगह पे रोड बना दे रहे हैं, पार्क बना रहे हैं तो कंक्रीट बिछा दे रहे हैं वहाँ पे. तो ये सब चीज़ें जब ज़्यादा हो रही हैं तो पानी, जो बारिश के थ्रू आने वाला पानी है, वो ग्राउंड वाटर में जाकर के मिक्स नहीं हो रहा है. तो इससे दो नुकसान हो गया. ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा. दूसरा, वो पानी फिर कहीं कहीं कलेक्टेड होकर के रह जा रहा है बिकॉज ऑफ कंक्रीटाइजेशन, और फिर वो पानी इवापोरेट होकर के आसपास की जो हवा है उसके अंदर का मॉइस्चर बढ़ा रहा है और इस कारण से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है. तो मुख्य कारण बताया जा रहा है कंक्रीटाइजेशन ऑफ अर्बन एरियाज. अब देखो, जगह जगह पे हमने रोड बना दिए, पेवमेंट्स बना दिए. उसके अलावा वार्मर नाइट्स, अभी पहले के तुलना में धीरे धीरे जो रात का वक्त है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज. और वार्मर नाइट्स के पीछे कारण है हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट, अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट. तो क्या है अर्बन हीट आइलैंड? देखिए, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ये कहता है कि जो भी अर्बन एरियाज होते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे पानीपत है, दिल्ली है, सोनीपत है, रोहतक है, उसका टेम्परेचर आसपास के सराउंडिंग एरिया से लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा होता है. इस फेनोमिना को कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड. कि जहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे आप देखोगे कि एवरेज हीट या एवरेज टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एरियाज वो भी थोड़ा ज़्यादा है. अब ऐसा क्यों होता है वो हम लोग आगे देखेंगे. दिस अर्बन हीट आइलैंड कॉन्सेप्ट या फिनोमिना इज अ लोकल फिनोमिना. अर्बन एरियाज में ही वही लोकलाइज तरीके से देखा जाता है. एंड टेम्पोररी ऑल्सो, ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द समर टाइम इट इज सीन, एंड स्पेशली जब गर्मी ज़्यादा पीक करती है तो लोकल और टेम्पोररी फिनोमिना है. बट as per this phenomena, the urban areas will have relatively higher average temperature as compared to the surrounding region. This phenomena is known as urban heat island phenomena. अब urban heat island phenomena होने के पीछे का कारण क्या है, इसको समझने के लिए एक बार एल्बिडो का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं. देखिए, एल्बिडो इज द रेशियो ऑफ द इंसिडेंट रेस ऑन ए सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू द रिफ्लेक्टेड रेस. तो मान लीजिए कि एक लाइट यहाँ गिरी एक सरफेस के ऊपर और इसका 80% लाइट अगर रिफ्लेक्ट बैक हो गया तो इस सरफेस का एल्बिडो कहा जाएगा 0.8. वहीं अगर लाइट गिरी और सिर्फ 10% ही रिफ्लेक्ट बैक हुआ, बाकी 90% एब्जॉर्ब हो गया, तो इस सरफेस का एल्बिडो कहा जाएगा 0.1. तो एल्बिडो 0 मतलब बहुत ही डार्क ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डार्क ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं.
और लाइटर कलर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कम एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो जो बहुत डार्क ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी एल्बिडो 0 के नज़दीक होगी, और जो बहुत वाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी एल्बिडो 1 के नज़दीक होगी। एग्जैक्ट 1 या एब्सोल्यूट 1 या एब्सोल्यूट 0 तो नहीं संभव है, but albedo will vary between 0 to 1, and it reflects the ability of a surface to reflect back the incident light on that surface. अब albedo का कॉन्सेप्ट लगाते हैं in order to understand the phenomena of urban heat island. अभी अर्बन एरियाज में हम लोग क्या कर रहे हैं? रोड्स बना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, डार्क रोड्स जिसमें एसफाल्ट यूज होता है, पार्किंग लॉट्स बना रहे हैं, डार्क रूफ टॉप्स बना रहे हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, पेड़ों को हम काट रहे हैं, कंक्रीट एरियाज बना रहे हैं, और कंक्रीट एरिया जो है कंक्रीटाइजेशन में डार्क एसफाल्ट यूज होता है। तो इस कारण से अर्बन एरियाज का एल्बिडो बढ़ रहा है। जब अर्बन एरियाज का एल्बिडो बढ़ेगा तो ज़्यादा इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, कम रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, और जब कोई सरफेस ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो फिर वो उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। आप देखते हैं ना, गर्मी के दिनों में काले कपड़े पहन करके बाहर जाने से मना किया जाता है। गर्मी के दिनों में कहा जाता है कि आप सफ़ेद कपड़े पहन करके बाहर जाएं। क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े का एल्बिडो ज़्यादा है, तो जितनी भी लाइट गिरेगी ज़्यादातर वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, एब्जॉर्ब कम करेगा, इसलिए आपको गर्मी कम लगेगी। लेकिन अगर आपने काले कपड़े पहने हैं तो जो भी लाइट गिरेगी उसमें से ज़्यादातर लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कम ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा, जिस कारण से आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो जब लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर भी जल्दी बढ़ेगा। तो surfaces whose albedo is low, they absorb huge amount of light and that leads to faster pace heating. और फिर जब सरफेस जल्दी गर्म होगा तो ऊपर की हवाएं भी, तो उसके ऊपर का जो एयर का लेयर है वो भी तो जल्दी गर्म होगा। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना। लो एल्बिडो बनता जा रहा है अर्बन एरियाज में। जैसे अब आप देखिए, ये रोहतक है, तो यहाँ पे कंक्रीटाइजेशन हमने कर दिया, खूब रोड बना दिए, पेवमेंट बना दिए, तो लाइट गिरेगी, एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि एल्बिडो कम है, कम लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो हीटिंग ज़्यादा होगी, और फिर वो आसपास का जो उसके ऊपर का जो एयर सरफेस होगा उसको ज़्यादा गर्म करेगा, और इस कारण से एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एयर जस्ट अबव दिस अर्बन एरिया विल बी स्लाइटली हाइयर दैन द एवरेज एयर टेम्परेचर अबव अदर not so urbanized region. तो albedo is the main factor behind this urban heat island phenomena. उसके अलावा हम लोग पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं, lack of trees in urban areas. अब trees क्या करते हैं, वो मॉइस्चर जब रेनफॉल होता है तो रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ दिस वाटर स्टार्ट्स राइजिंग, और ये वाटर थ्रू लीव्स इवेपोरेट होते हैं थोड़ा बहुत। इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपो ट्रांसपिरेशन। अब जब भी ये मॉइस्चर इवेपोरेट होगा फ्रॉम द लीव सरफेस, तो फिर ये मॉइस्चर क्या करेगा, लीव सरफेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करके लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन के दौरान लगातार हीट जो है वो इस लीव सरफेस से एस्केप करती रहती है, और ये लीव ठंडा होता रहता है। ठीक वही फिनोमिना, जिस तरीके से हम लोग स्वेटिंग करते हैं वैसे ही लीव्स इवेपो ट्रांसपिरेशन करते हैं। उस प्रोसेस में लीव्स ठंडे हो जाते हैं, एंड ये जो ठंडे लीव्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो फिर आसपास की हवाओं को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। बट अगर हम पेड़ पौधों को काटने लगेंगे अर्बन एरियाज में जो हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा, और जिस कारण से सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर रिलेटिवली हाइयर होगा। One another reason behind urban heat island phenomena. Heat trapped between tall buildings. You see, जब बड़ी ऊंची इमारतें होंगी तो यहाँ पे जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो यहाँ से वापस से रेडिएशंस निकलेंगे। आपको पता है कि जब एक बार हीट एब्जॉर्ब होता है तो फिर जो वहाँ वो जो सरफेस है वहाँ से फिर रेडिएशंस निकलते हैं। एवरी सरफेस इमिट्स सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन है, वो डिपेंड करती है उस सरफेस के टेम्परेचर पे। तो आप सोचिए, बड़ी इमारतें हैं अर्बन एरियाज में, तो यहाँ पे हीटिंग हुई। अभी अगर ये खुला एरिया रहता तो वो हीट आराम से एस्केप कर सकता था चारों तरफ से,
लेकिन चूंकि ये बंद एरिया है तो वो हीट ट्रैप हो जाता है। सो ट्रैपिंग ऑफ हीट बिटवीन टॉल बिल्डिंग्स। उसके अलावा वेस्ट हीट, बहुत सारा हीट हम लोग आजकल रिलीज भी तो करते हैं बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, एयर कंडीशनर्स एंड ऑल। तो हर एक घर में अब एसीज लगे हुए हैं अर्बन एरियाज में। तो ज़्यादातर जगहों पे जब एसीज लगे हैं तो फिर वो जो हीट एफ्लुएंट के तौर पे निकालते हैं वो भी तो ट्रैप होगा, और वो भी इस एरिया की एवरेज टेम्परेचर सराउंडिंग एरियाज की तुलना में थोड़ा बढ़ा देगा। उसके अलावा इम्परमिएबल सरफेसेस, यू सी, अभी ज्यादा कंक्रीटाइजेशन होने के कारण पानी जो है वो इस एरिया में इकट्ठा होता है और नीचे ग्राउंड वाटर में नहीं जा पाता है, और यहाँ से फिर पानी जो है जाकर के आसपास की नदियों में मिल करके सीधा सीधा जाकर के ओशन में डिस्चार्ज हो जाता है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा, एक बात, बिकॉज ऑफ ओवर कंक्रीटाइजेशन, बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन फिनोमिना। दूसरा हो क्या रहा है कि जब ये किसी भी रूरल एरियाज में नॉर्मली क्या होता है कि ग्राउंड जो है वहाँ पे इतना कंक्रीटाइजेशन होता नहीं है, तो पानी आराम से नीचे जाता है और वाटर लेवल ऊपर उठता है। वाटर लेवल जब ऊपर उठता है तो क्या होता है, हीटिंग के कारण वो पानी थोड़ा थोड़ा इवापोरेट होकर के स्केप करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और उस प्रोसेस में वो काफी सारा लेटेंट हीट अर्थ सरफेस से लेकर के जाता है, जिस कारण से अर्थ सरफेस को वो ठंडा रख पाता है। लेकिन ऐसा फिनोमिना अर्बन एरियाज में नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंक्रीटाइजेशन। यहाँ पे ग्राउंड वाटर बन ही नहीं रहा, क्योंकि पानी तो सीधा सीधा फिर जाकर के आसपास के वाटर बॉडीज में मिल जा रहा है, रिवर्स वगैरह में, और वहां से सीधा ड्रेन हो जा रहा है इनटू द ओशन। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता तो फिर हीटिंग के कारण इवेपोरेशन होता, यहाँ से वो हीट लेकर के जब स्केप करता तो इस सरफेस का टेम्परेचर थोड़ा गिरता। तो बेसिकली जो हमारे स्किन के ऊपर होता है वही होता है लीव्स के सरफेस के ऊपर, वही होता है रूरल एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंक्रीटाइजेशन नहीं है। अर्थ सरफेस के ऊपर इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर दैट टेक्स अवे सम हीट, लेटेंट हीट इन अ रेगुलर मैनर, एंड दैट कीप्स द सरफेस कूल। ऐसा हो नहीं पा रहा है इन अर्बन एरिया, जिस कारण से अर्बन हीट आइलैंड, हीट आइलैंड इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक लोकलाइज्ड एरिया में ही हो रहा है, आसपास में फिर भी नॉर्मल टेम्परेचर, बट एक पर्टिकुलर एरिया में हीट थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, इसीलिए इसको फिनोमेना को नाम दिया गया अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? ऑफ कोर्स इंक्रीज्ड वेजिटेशन, अफॉरेस्टेशन किया जाए, रूफ सरफेसेस को जो है उनको हम लोग दूसरे प्रोडक्ट से बनाएं, थोड़ा व्हाइट कलर के प्रोडक्ट से बनाएं, ताकि हीट कम ट्रैप हो, एब्जॉर्ब हो, रिफ्लेक्ट बैक ज्यादा हो। रूफ एरियाज में भी हम लोग थोड़े बहुत प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, ग्रीन रूफिंग जिसको कहते हैं। प्रॉपर अर्बन प्लानिंग की जरूरत है जिस कारण से हीट ट्रैप ना हो। इस तरीके से बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चर बनाई जाए ताकि हीट ट्रैप ना हो। इस तरीके से एसी के वेंट्स को लगाया जाए ताकि हीट ट्रैप ना हो। और ऑफ कोर्स बिल्डिंग्स को ध्यान से बनाया जाए ताकि एनर्जी एफिशिएंट हो, एयर फ्लो वगैरह ज़्यादा अच्छा हो, ताकि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल कूलिंग डाउन की जरूरत ना पड़े। तो इम्प्रूव्ड एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द बिल्डिंग, दैट कुड बी अनदर सॉल्यूशन। तो ये 5 सॉल्यूशन है। एपीएससी ने साल 2018 के प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था एल्बिडो के ऊपर। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने 2013 में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पे ये प्रश्न पूछा था मेंस में। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे आराम से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पल्सेस इंपोर्ट ऑन द राइस। हमारे देश के अंदर दाल का इंपोर्ट वापस से बढ़ रहा है, जिसमें हमने काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंसी पा ली थी बीच में। क्यों ऐसा हो रहा है वो देखते हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले पल्सेस प्रोडक्शन को लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, और about 25% of the pulses of the world are produced in India alone. बट चूंकि हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा है इसलिए हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर, एज वेल एज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस ऑल्सो इन जनरल। तो पिछले कुछ सालों में हमने पल्सेस के इंपोर्ट को घटाया है, सेल्फ सफिशिएंसी पे ध्यान दिया था, बट हाल फिलहाल में चीज़ें फिर थोड़ी सी बिगड़ी हैं। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, उस पर जाएंगे, करंट कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, बट कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं।
तो जो अलग अलग तरह के पल्सेस हमारे देश में उगाए जाते हैं, चिकपी जिसको हम लोग चना कहते हैं, पिजन पी, अरहर तूर के दाल, ग्रीन पीस मूंग बीन्स जिनको कहते हैं, काबुली चना, उड़द की दाल, राजमा, इस तरह के अलग अलग दाल हमारे देश में प्रोड्यूस होते हैं। राजस्थान हमारे देश में लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है एंड ओवरऑल 11% ऑफ द एरिया इन इंडिया इज यूज्ड फॉर 11% ऑफ एग्रीकल्चरल एरिया इज यूज्ड फॉर पल्सेस प्रोडक्शन। अब जरा देखते हैं भारत का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है पल्सेस प्रोडक्शन को लेकर के। हमारे देश में पल्सेस प्रोडक्शन लगातार बढ़े हैं फ्रॉम 16.32 मेट्रिक टन्स टू 27.30 मेट्रिक टन्स। ये 5 साल में हमने लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा हमने अपना पल्सेस प्रोडक्शन बढ़ाया, क्योंकि हम लोग पल्सेस में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे। तो वी वर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एज वेल एज इंपोर्टर ऑफ पल्सेस। हम लोग इंपोर्ट को रिड्यूस करना चाह रहे थे, तो पल्सेस प्रोडक्शन में हमने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट रजिस्टर किया 5 सालों में, 2017 से लेकर के 2022 तक में। एंड दैट हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग इंडियाज ओवर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ पल्सेस। क्या क्या तरीके अपनाए गए पल्सेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो भी देखते हैं। तो पल्सेस का प्रोक्योरमेंट बढ़ा दिया गया थ्रू एमएसपी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक स्कीम है जिसके अंतर्गत भारत सरकार कुछ क्रॉप्स के लिए पहले ही अनाउंस कर देती है कि अगर मार्केट में वो क्रॉप नहीं बिकता है तो सरकार की एजेंसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो क्रॉप फार्मर्स से खरीद लेगी एट अ प्री डिफाइंड रेट्स। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज ए प्राइस इंश्योरेंस स्कीम, जो फार्मर्स को भरोसा देती है कि उनके क्रॉप का इतना कम से कम दाम तो उनको मिल ही जाएगा। तो जिन जिन क्रॉप्स को एमएसपी में इंक्लूड किया जाता है, इन जनरल फार्मर्स उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिस कारण से उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो एमएसपी में पल्सेस को इंक्लूड किया गया, जिस कारण से पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ा है। उसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया, तो जो विदेशों से पल्सेस इंपोर्ट होकर के आ रहे थे उन पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, और इस कारण से देश के अंदर पल्सेस प्रोडक्शन को फिर सपोर्ट मिला, क्योंकि विदेशी पल्सेस थोड़े से महंगे हो गए बिकॉज ऑफ हाई इंपोर्ट ड्यूटी। उसके अलावा चना और मूंग दाल, इनमें सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ इनके प्रोडक्शन में, क्योंकि इनके लिए नए तरीके के इरिगेशन टेक्निक्स, बिकॉज ये जो दाल हैं इनके लिए हमने नए तरीके के क्रॉप्स निकाले जो शॉर्ट सीजन क्रॉप्स हैं। 50 से लेकर के 75 दिनों में, 50 to 75 डेज में ही मूंग या चने के दाल, खासकर मूंग की अगर बात की जाए, तो वो ग्रो हो जाता है और मैच्योर हो जाता है। ये कुछ नए वैरायटी के हमने सीड्स निकाले मूंग के लिए। तो 50 से 75 दिनों में अगर क्रॉप जो है वो ग्रो हो जाता है, राइप हो जाता है, तो इससे क्या हुआ, साल भर में 4 क्रॉप्स मूंग के उगाने लगे, खारिफ में, राबी में, स्प्रिंग में, समर में एंड ऑल। इससे मूंग का प्रोडक्शन बढ़ा। उसके अलावा ऐसे वैरायटीज लाए गए हैं मूंग के और चना दाल के, जिनको इरिगेशन लगभग ना के बराबर चाहिए। जो पिछला क्रॉप है उसी के मॉइस्चर से ये लोग काम चला लेते हैं। सो दीज टेक्निक्स bringing up of the short duration chana and moong varieties, it has been very helpful in increasing production of chana and moong dal, जिस कारण से ओवरऑल पल्सेस का प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ा है। तो ये सब 3 मुख्य कारण हैं जिस कारण से हमारा पल्सेस का प्रोडक्शन डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ा और हमारा फिर डिपेंडेंस जो है वो इंपोर्ट पे घटा। लेकिन हाल फिलहाल में हुआ क्या है, हाल फिलहाल में भारत में देखा जा रहा है फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन। आप देखो तो सीरियल्स रिलेटेड, खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड इन्फ्लेशन वाज 8.63% इन अप्रैल 2024 विथ रिस्पेक्ट टू अप्रैल 2023, यानी कि पिछले साल की तुलना में। अभी जो फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन है उसका भी अगर ब्रेकडाउन करके देखा जाए तो मेनली दिस इन्फ्लेशन इज कमिंग फ्रॉम पल्सेस। पल्सेस का दाम बढ़ा है, और पल्सेस के दाम बढ़ने से गरीबों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उनके इकोनॉमिक वेलबींग पे ज़्यादा असर पड़ता है पल्सेस के दाम बढ़ने से। वो इसलिए क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंतर्गत लगभग 81 करोड़ 81 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलोग्राम अनाज
फ्री में दिया जाता है एवरी मंथ। उसमें मेनली राइस एंड व्हीट होता है या कुछ कोर्स सीरियल। तो राइस या व्हीट तो गरीबों को सस्ते में मिल जाता है या फ्री में मिल जाता है 5 किलोग्राम हर महीने अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इसलिए राइस और व्हीट का दाम अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी गया मार्केट के अंदर तो गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन पल्सेस का दाम बढ़ने से गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि पल्सेस इन जनरल इज नॉट इंक्लूडेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और हाल फिलहाल में हमने फूड इन्फ्लेशन देखा भारत के अंदर और उसमें मेनली बिकॉज ऑफ पल्सेस हो रहा है। ओवरऑल फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन इज 8.63%, बट इफ वी ब्रेक इट डाउन देन विल रियलाइज कि पल्सेस रिलेटेड इन्फ्लेशन है 6.84%। अब पल्सेस रिलेटेड महंगाई आई क्यों? उसके पीछे कारण है पिछले साल का पैची मॉनसून। एंड पैची मॉनसून मतलब इरेटिक रेनफॉल दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ एल नीनो कंडीशंस। अब जब इरेटिक रेनफॉल हुआ, अनटाइमली रेनफॉल हुई, जब होनी थी तब हुई नहीं, अनटाइमली हुई, तो उससे हुआ क्या? पल्सेस प्रोडक्शन इनफ अमाउंट में हुआ नहीं। जब पल्सेस इनफ अमाउंट में हुआ नहीं तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम होने के कारण पल्सेस का प्राइस बढ़ रहा था, क्योंकि सप्लाई कम हो गई, डिमांड तो है ही, तो प्राइसेस वे आर गोइंग अप। तो उसको टैकल करने के लिए सरकार ने क्या किया? इंपोर्ट ड्यूटी घटा दिया इंपोर्टेड पल्सेस का ओवरऑल सप्लाई को बढ़ाने के लिए। अब जो पल्सेस इंपोर्टेड पल्सेस हैं वो भी महंगे आ रहे हैं, तो इस कारण से ओवरऑल पल्सेस में महंगाई देखी जा रही है। और उसका सीधा सीधा नतीजा क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर जो पल्सेस में हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ चल पड़े थे और इंपोर्ट पे हमारा डिपेंडेंसी काफ़ी रिड्यूस हो गया था, वो वापस से साल 2023-24 में एकाएक से बढ़ गया है। तो यहाँ पे दिखाया गया है द वैल्यू ऑफ पल्सेस इंपोर्टेड। यू सी 2015-16 तक हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, फिर धीरे धीरे हमने देश के अंदर पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया और उसके पीछे ये 3 कारण बताए मैंने आपको। एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिए गए पल्सेस पे, एंड ब्रीडिंग ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन चना एंड मूंग वैरायटीज। तो पल्सेस में हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ चल पड़े थे, सब ठीक ही चल रहा था। फिर आया एल नीनो इम्पैक्ट, इराटिक रेनफॉल, पल्सेस का प्रोडक्शन काफी कम हुआ देश के अंदर, पल्सेस के दाम बढ़े, सरकार ने मजबूरी में उस दाम को काउंटर करने के लिए पल्सेस का इंपोर्ट भी बढ़ा दिया। तो इस साल वापस से लगभग पुराने टाइम में जब वी यूज टू इंपोर्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ पल्सेस, लगभग उस रेट, उस अमाउंट ऑफ इंपोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं। आप देखिए इंपोर्ट ऑफ मेजर पल्सेस कितना कम हो गया था अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखा जाए तो। पीस, चना, ये सब कितना कम हो गया था साल 2019-20-22 तक लेकर के 23-24 में वापस से बढ़ गया है। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। भारत दुनिया का पल्स प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इंपोर्टर रहा है ट्रेडिशनली। राजस्थान हमारे देश के अंदर लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है। पल्सेस को लेकर के हमने हाल फिलहाल में सेल्फ सफिशिएंसी पे काफ़ी फोकस किया ताकि इंपोर्ट कम करना पड़े। उसके लिए 3 मुख्य इनिशिएटिव, एमएसपी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना ऑन इंपोर्टेड पल्सेस, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन चना एंड मूंग वैरायटीज को प्रमोट करना। लेकिन हाल फिलहाल में और इस फूड रिलेटेड महंगाई देखी गई, और फूड रिलेटेड महंगाई में भी मेनली पल्सेज रिलेटेड महंगाई, और पल्सेज रिलेटेड महंगाई गरीबों को ज़्यादा असर करती है क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में पल्सेस मिलते नहीं। और इसको टैकल करने के चक्कर में वापस से सरकार ने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन जो था पल्सेस के ऊपर वो हटा दिया, और वापस से इस साल हम लोग पुराना लेवल जो हमारा इंपोर्ट का था पल्सेस का उस पे हम पहुंच गए। तो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जो हमारा रास्ता था पल्सेस में वो इस साल इम्पैक्टेड हुआ है। पल्सेस के ऊपर यूपीएससी ने 2020 प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था। इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये हिंट्स भी देखना होगा, देन यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। पल्सेस के ऊपर यूपीएससी ने साल 2017 में ये प्रश्न पूछा था। ये क्वेश्चन है बेसिक सा, पल्सेस के ऊपर प्रश्न है, चाहिए तो हिंट्स देख करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न आपसे आने वाले एग्जाम में मेंस में पूछे जा सकते हैं। The next topic is about menstrual hygiene day. This topic is useful for GS paper 1 Indian society, GS paper 2 governance या GS paper 4 ethics and integrity, हर जगह यूजफुल हो सकता है। आज का दिन 28 में इज ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड एज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। इस डे को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए विथ रिस्पेक्ट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन अक्रॉस द सोसाइटी। दिस डे को ऑब्जर्व करना वॉज इनिशिएटेड बाई अ जर्मन बेस्ड NGO
जिसका नाम है वॉस यूनाइटेड। तो अगर अब कुछ डेटा देखे जाए with respect to menstrual hygiene issues, तो you will find कि about more than 50 million women, 50 crore women struggle to manage their menstruation because they cannot afford the sanitary methods of managing menstruation like tampon या फिर sanitary pads. सो इसी फिनोमिना को कहा गया है, वर्ल्ड बैंक ने इसको नाम दिया है पीरियड पोवर्टी, when women do not have affordability and accessibility to safer sanitary management methods. That phenomena has been named as period poverty. तो पीरियड पोवर्टी को लेकर के फिर दुनिया भर में अलग अलग मूवमेंट चले, आप कह सकते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के साथ पीरियड पोवर्टी को लिंक करके देखा गया, और हर जगह इस पोवर्टी को एड्रेस करने के लिए डिमांड किया गया कि सैनिटरी पैड्स के ऊपर टैक्सेस को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। कम से कम सरकार सैनिटरी पैड्स को फ्रीली अवेलेबल नहीं करा सकती, तो इतना तो कर ही सकती है कि टैक्सेस फ्री कर दे। केनिया became the first country to scrap VAT on sanitary pads in 2004. 2022, Scotland became the first nation to make sanitary pads and tampons freely available at designated public places. तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं वर्ल्ड वाइड टेकन बाय कंट्रीज इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पीरियड पोवर्टी। भारत के अंदर भी साल 2018 में आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड बाय द फेमिनिस्ट मूवमेंट और फेमिनिस्ट लीडर्स, सरकार ने फैसला किया कि सैनिटरी पैड्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सो ये सब इनिशिएटिव्स हैं वर्ल्ड वाइड इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पीरियड पोवर्टी, बट येट भारत के अंदर पीरियड पोवर्टी प्रिवेल्स। आज के इस आर्टिकल का अगर डेटा देखा जाए तो ओनली 77.3% women or girls between age 15 to 24 have accessibility to hygienic methods of managing their menstruation as per National Family Health Survey नंबर 5, जो 2019 से लेकर के 21 के डेटा के बेसिस पे रिलीज किया गया। तो मग अप द डेटा, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है ओनली 77.3% women have accessibility between age group 15 to 24 to the hygienic methods. The remaining 23% struggle to manage their menstruation in a more sanitized manner. So 23% are struggling with the problem of period poverty. उसके अलावा पीरियड पोवर्टी के कारण क्या इम्पैक्ट होता है एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन पे, वो भी जरा देखिए। 25 करोड़ गर्ल्स स्ट्रगल एवरी मंथ टू गो टू स्कूल्स बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो एक तो एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ सेफ सैनिटरी प्रोडक्ट्स इज अ प्रॉब्लम, दैट इज पीरियड पोवर्टी। दूसरा, इम्प्रॉपर टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्कूल्स। तो ये सीधा सीधा पीरियड पोवर्टी इज ट्रांसलेटिंग इनटू नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर द एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन एट स्कूल लेवल। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करना होगा स्कूल लेवल पे, और पीरियड पोवर्टी को भी एड्रेस करना होगा, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी दोनों को एड्रेस करना होगा। और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एथिक्स में या एस्से राइटिंग में? तो विमेन रिलेटेड रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, इसको लेकर के अधिनियम आया, कानून आया पिछले साल, अभी वो इम्प्लीमेंट होना बाकी है। व्हाई डू वी नीड, सवाल ये उठता है कि व्हाई डू वी नीड मोर विमेन लेजिस्लेटर्स? तो इसके लिए फिर आर्ग्यूमेंट ऐसा कुछ हो सकता है कि देयर आर सम विमेन स्पेसिफिक नीड्स that only a women legislator can better understand. They can rather empathize. Empathize मतलब होता है to exactly understand the feelings of others. तो there are very specific women related needs. उसमें से एक need है the need of affordability and accessibility to safer menstruation management methods. तो इस तरह के और भी कुछ very specific women related needs हैं जो only women leaders can understand. And when almost 50% of the population belongs to women, so their representation in law-making body should also be in a significant number. If not exactly 50, somewhere close to 33% जो हमारे देश में अधिनियम के थ्रू लाया जा रहा है। तब जाकर के जो women related specific problems हैं, जो in general even द कंसर्निंग मेन लेजिस्लेटर्स, जो विमेन की स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, इवन दे आर नॉट एबल टू अप्रिसिएट और अंडरस्टैंड।
वो सिर्फ विमेन ही ऐसे इश्यूज को रेज कर सकती हैं और अप्रोप्रिएट कानून बनवा सकती हैं। तो विमेन रिलेटेड रिजर्वेशन की क्यों जरूरत है इन लेजिस्लेटिव बॉडीज, उसको लेकर के आप आर्ग्यूमेंट डेवलप कर सकते हैं। विमेन स्पेसिफिक नीड्स, स्पेशली प्रॉब्लम्स लाइक मेंस्ट्रुएशन एंड ऑल, यू नीड विमेन लेजिस्लेटर्स। Next topic is about Hulok Gibbon and their population to be affected due to railway electrification in Hulok Gibbon Park Wildlife Sanctuary. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. Hulok Gibbon के बारे में समझते हैं। They are the only ape found in India. भारत के अलावा हुलॉक गिबॉन बांग्लादेश और साउथ वेस्ट चाइना रीजन में पाया जाता है। भारत के अंदर ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही मेनली पाया जाता है। हुलॉक गिबॉन को लेकर के स्टार्टिंग से ही अंडरस्टैंडिंग रही है कि इसके दो सब स्पीसीज हैं, वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन एंड ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन। वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन की अगर बात की जाए तो दे आर फाउंड इन ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बट साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र। जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये येलो कलर से जो दिखाया गया है एरिया, यहाँ पे मिलते हैं वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स, जबकि ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स they are found in very small regions अरुणाचल प्रदेश, पार्ट बिटवीन लोहित एंड दिबांग रिवर। यहाँ पे ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स पाए जाते हैं। वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स have been categorized as endangered in IUCN Red Data Book, while eastern hulock gibbons, who are found in the most bigger area of Assam and other northeastern states, they are categorized as vulnerable in IUCN Red Data Book, and both have been categorized as Schedule 1 स्पीसीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन उनको मिला है। तो ये अंडरस्टैंडिंग रही है हुलॉक गिबॉन को लेकर के। द ओनली एप स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, उनके अंदर दो सब स्पीसीज, ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन, वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन। ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन लार्जर एरियाज में, वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन लार्जर एरियाज में, और ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन स्मॉलर एरियाज में। ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन इज वल्नरेबल व्हाइल वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन इज इंडेंजर्ड। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी कि देयर आर टू सब स्पीसीज ऑफ हुलॉक गिबॉन। इसको फिर चैलेंज किया हमारे देश की एजेंसी CCMB ने, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। इसने आफ्टर डूइंग जेनेटिक स्टडीज इसने क्लेम किया कि ये जो सो कॉल्ड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स हैं, इनमें जो भी अंतर है वो सुपरफिशियल अंतर है, जेनेटिक लेवल पे दे आर सेम। सो डिफरेंसेज आर सुपरफिशियल, और डिफरेंस इन कोट कलर है बट जेनेटिकली दे आर सेम। सो इट वॉन्ट बी साइंटिफिकली जस्टिफाइड टू कॉल देम टू सेपरेट स्पीसीज एज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन। ठीक है, अभी तक ये चला आ रहा है। IUCN भी अभी दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करता है, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। आगे हो सकता है कि इसमें बदलाव किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज बाय CCMB, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया विच इज बेस्ड इन हैदराबाद। अब ये जो हुलॉक गिबॉन हैं, हुलॉक गिबॉन इसकी संख्या जो है खासकर एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खूब सारी पाई जाती है, जिसका नाम है होलोंग पार गिबॉन सेंचुरी, विच इज लोकेटेड एट मारियानी इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, यहाँ पे कहीं पे। और द अपर कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट इज डोमिनेटेड बाय हुलॉक ट्रीज। यहाँ पे हुलॉक ट्रीज बहुत पाए जाते हैं और हुलॉक ट्रीज पे बहुत सारे हुलॉक गिबॉन्स पाए जाते हैं। ये जो हुलॉक ट्री है, इट इज स्टेट ट्री ऑफ आसाम, और यहाँ पे फिर हुलॉक गिबॉन एप्स भी खूब पाए जाते हैं। और ये जो हुलॉक गिबॉन एप्स हैं, दे आर वेरी मच मोस्टली, इसमें जो वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन है वो इस एरिया में खूब पाया जाता है। अब तो मैंने आपको बताया ही कि वेस्टर्न और ईस्टर्न में जो डिफरेंस है वो काफ़ी सुपरफिशियल है, अदरवाइज जेनेटिकली दे आर सेम। बट फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स पाए जाते हैं इन होलोंग पार गिबॉन सेंचुरी मोस्टली। इन वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन के अलावा यहाँ पे एक और स्पीसीज पाया जाता है जिसका नाम है बंगाल स्लो लोरिस, जो एक नॉक्टर्नल यानी कि रात में एक्टिव रहने वाला प्राइमेट स्पीसीज है, बंगाल स्लो लोरिस। इट इज द स्लो लोरिस इज द ओनली नोन विनोमिनस प्राइमेट। तो ये जहरीला प्राइमेट है, ओनली नोन विनोमिनस प्राइमेट। व्हेन थ्रेटेंड दे रेज देयर आर्म्स, द स्लो लोरिस, they raise their arm and lick a gland on their inner elbows, activating toxin that are delivered via bite। तो अपने एल्बोज को लिख करके ये अपने टॉक्सिन को एक्टिवेट कर देता है, जिसको फिर वो बाइट के थ्रू रिलीज करता है।
तो हु नोस, आपसे प्रीलिम्स में बंगाल स्लो लोरिस के बारे में पूछ ले। अगेन कम बैक टू द टॉपिक, होलोंग पार गिबॉन सेंचुरी में वेस्टर्न होलोंग गिबॉन मिलते हैं। यहाँ पे एक तो होलोंग ट्रीज खूब सारे मिलते हैं जो असम का स्टेट ट्री भी है। उस होलोंग ट्री में होलोंग वेस्टर्न होलोक गिबॉन्स खूब मिलते हैं, होलोक गिबॉन्स खूब मिलते हैं, और उसके अलावा बंगाल स्लो लोरिस मिलता है जिसकी एक स्पेसिफिक फीचर हमने समझ ली, वो वेनोमिनस होता है, कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड। प्रीलिम से पहले इसको रटेंगे। वापस से आते हैं इस होलोंग पार गिबॉन सेंचुरी के ऊपर, वहाँ क्या इशू चल रहा है। होलोंग पार गिबॉन सेंचुरी को अगर आप देखोगे तो वहाँ से एक रेलवे लाइन बिछाई गई है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा ये रेलवे लाइन है जो होलोंग पार गिबॉन सेंचुरी के थ्रू गुजरता है, जो इस सेंचुरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब इस रेलवे लाइन के कारण काफी सारे कोलिजन, ट्रेन के साथ कोलिजन हो रहे हैं एनिमल्स के। कई दफा एलिफेंट्स के डेथ की भी खबरें हो जाती हैं बिकॉज ऑफ कोलिजन विथ ट्रेन। तो ये एक समस्या तो चल ही रही थी होलोंग पार गिबॉन सेंचुरी से रिलेटेड। अब हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि वहां पे इन रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर दिया गया है। अब इलेक्ट्रिफिकेशन से होगा क्या कि इन वेस्टर्न होलोक गिबॉन्स को सीधा सीधा निगेटिव इंपैक्ट पहुंचेगा, क्योंकि ये लोग उस इलेक्ट्रिक वायर्स को टच करेंगे। इनकी तो आदत है एक पैर से दूसरे पैर पे उछलने की, और फिर वो वायर्स को पकड़ेंगे, और फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रिक शॉक के कारण होलोक गिबॉन्स, वेस्टर्न होलोक गिबॉन्स की डेथ हो। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें ये पूरा का पूरा जो रेलवे रूट है इसको डाइवर्ट करना होगा, रीरूट करना होगा। जब तक ये रेलवे लाइन होलोंग पार गिबॉन्ग सेंचुरी के बीचों बीच से गुजरता रहेगा, तब तक ट्रेन कोलिजन के इंसिडेंट्स भी होते रहेंगे। और अब जब इसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, तब तो होलोक गिबॉन्स की इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण डेथ भी ज्यादा होगी। सो बेटर सॉल्यूशन इज टू फाइंड एन रीरूट और ऑल्टरनेटिव मेथड। यही है आर्टिकल कि रेलवे ट्रैक दैट कट्स थ्रू द हार्ट ऑफ असम्स वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स फॉरेस्ट, जहां पे आर्बोरियल एनिमल्स, आर्बोरियल मतलब पेड़ पे रहने वाले एनिमल्स मिलते हैं, होलोक गिबॉन, वेस्टर्न होलोक गिबॉन मेनली, which is the only ape species found in India and protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act। और ये हम लोग किस सेंचुरी की बात कर रहे हैं, होलोंग पार गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट मारियानी इन जोरहट डिस्ट्रिक्ट। इसमें 1.65 किलोमीटर लॉन्ग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, इसका अब इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। तो पहले तो एलिफेंट्स के कोलिजन की प्रॉब्लम आ रही थी, अब इलेक्ट्रोक्यूशन की भी प्रॉब्लम आएगी होलोंग पार्क इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। किसकी इलेक्ट्रोक्यूशन, ज्यादातर इस वेस्टर्न होलोक गिबॉन की। That is why experts believe that rerouting the rail track that has bifurcated along par Gibbon Sanctuary is the best option for the wildlife to thrive। डाइवर्ट करने से कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, 1.65 किलोमीटर है, वो बढ़ करके लगभग 2-2.5 किलोमीटर हो जाएगा। इस टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में तो कल मैंने आपको बताया था। टेम्परेट साइक्लोन्स वो फ्रंटल साइक्लोन होते हैं जहां पे कोल्ड एंड वार्म विंड पैकेट्स मिलते हैं, और फिर वहां पे फ्रंट बनता है जिस फ्रंट पे रेनफॉल होती है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की तुलना में जो टेम्परेट साइक्लोन होता है उसका साइज बिगर होता है। तो इसी कारण से पहला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर जनरली स्मॉलर बट मोर डिस्ट्रक्टिव। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और ये ज़्यादातर मेडिटेरियन रीजन में बनता है, फिर वो वेस्टर्लीज विंड्स के कारण ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं वो ड्राइव होकर के आते हैं टुवर्ड्स इंडिया एंड कॉजेज विंटर रेनफॉल। ये सब आप बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ते ही होंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप ओनली ओवरसीज व्हाइल टेम्परेट साइक्लोन डेवलप ओवर बोथ लैंड एंड ओशन। ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट अगेन गलत है। इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री डज नॉट कम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, दिस इज रॉन्ग। हमारे देश के अंदर जो पंजाब हरियाणा रीजन में विंटर टाइम में रेनफॉल होती है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। Washington consensus is associated with economic reforms, and spaghetti ball phenomena is associated with FTA. That's all from our side for today. Thanks for watching.